1961 की एक सर्द दोपहर जब मोहम्मद रफ़ी फिल्म माया के लिए एक गीत रिकॉर्ड करवाने पहुंचे तो लता और मौसीकार सिलल चौधरी इनका इंतज़ार कर रहे थे। ये वो गाना जो रफ़ी लता की आवाज़ में देवानंद और माला सैना को स्क्रीन पर गाना था, सिलल चौधरी की मुदर और पचीदा धुन पर मजरू सुल्तानपुरी के लिखे बोलों का मुखड़ा था, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है। रिकॉर्डिंग के दौरान रफ़ी साहब को एक अंतरे में बार बार मुश्किल का सामना था। जब 11 रीटेक्स हो चुके तो लता ने नहायत गुस्से में सिलसिल दा से कहा, रिकॉर्डिंग मुलतवी कर दी जाए, मैं बार बार नहीं गा सकती। सिलसिल दा के चेहरे पर भी नागवारे तासुरात थे। रफ़ी साहब पूरे यूनिट के सामने बेबसी की तस्वीर बने खामोश खड़े थे। सिलसिल ने गुस्से से गर्दन झटकते हुए लता से कहा, एक कोशिश और कर लेते हैं, और इस तरह 12वीं मरतबा गीत रिकॉर्ड हुआ। सिलसिल दा फिर मुतमिन ना थे, लेकिन जैसा भी था इन्हें मानना पड़ा। लता को इस गीत की कैफियत संभालने में यूँ भी आसानी थी कि वो 1 साल पहले यही धुन बंगाली में रिकॉर्ड करवा चुकी थी। फिल्म जगत में ऐसा पहली मरतबा ना हुआ था। इस वक्त रिकॉर्डिंग की सहूलियत नाकाफ़ी थी, इसलिए 2 गाने या कोर्स की सूरत में दरकार तमाम गुलकारों को एक साथ गीत रिकॉर्ड करवाना होता था। इसलिए किसी लफ्ज़ या मखसूस कैफियत में किसी गुलकार या गुलकारा को परेशानी मामूल की बात थी। बाज़-औक़ात गीत के दौरान फितरी तौर पर किसी एक की आवाज़ से ज़्यादा मुनासिबत रखती थी। आप रफ़ी लता के 2 गाने गौर से सुने तो कई गीतों में रफ़ी बहुत आसानी से ज़्यादा आगे निकलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान ऐसा नारवा सलूक जिसमें तौहीन का पहलू नुमाया था, शायद ही कभी पहले देखने को मिला हो। रफ़ी साहब ज़्यादा दिल गिरफ्तार सिलल चौधरी के रवैये से हुए, जिन्होंने अपने बंगाली गुरु इनल बुसास की तरह रफ़ी पर भी कभी तमाद नहीं किया। ये एक दिन का वाक़या नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर पकते उस लावे का ज़ार था जो गीतों की रियलिटी की वजह से रफ़ी और लता के दरमियान पक रहा था। इस वक्त फिल्मों में बजने वाले गीतों के LP रिकॉर्ड बनती थी, जो ग्रामोफोन की वजह से बजाई जाती थी। जिस कदर LP रिकॉर्ड बिकते उसका 10% फिल्म के प्रोड्यूसर को दिया जाता था। 50 की दहाई के आखिर में निशाद, सी रामचंद्र और शिंगर जे किशन ही ऐसे मौसीकार थे जिन्होंने अपने काम और नाम की वजह से फिल्म प्रोड्यूसरों को मजबूर करके 10 में से 5% रकम लेना शुरू कर दी थी। बाद में ओपी नैयर ने तो कमाल ही कर दिखाया और कई प्रोड्यूसरों को मजबूर करके तमाम 10 की 10% रॉयल्टी लेने लगे। तब बॉलीवुड के मंजरनामे पर रफ़ी लता की आवाज़ का जादू सर चढ़ के बो रहा था। दोनों के रिकॉर्ड ज़बरदस्त मकबूल होते। लता को ख्याल आया, हमारी आवाज़ का रिज़्क प्रोड्यूसर और मौसीकार खाए जा रहे हैं और हम खामोश बैठे हैं। लता ने मुकेश, तल्लत, मनाडे और गीता दत्त को अलग अलग मुलाकात करके 2.5% रॉयल्टी तलब करने पर वादा किया और सब ने तायद की। अब सबसे अहम मरहला कनात पसंद रफ़ी साहब को कायल करना था। जब रफ़ी साहब के सामने बात रखी गई तो उन्होंने साफ कह दिया, जब हमने अपनी मर्ज़ी की फ़ीस लेकर गा दिया तो उसके बाद हमारा इस गीत से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। वो कामयाब हो तो फ़ायदा भी प्रोड्यूसर और मौसीकार को होना चाहिए, क्योंकि इसकी नाकामी का नुकसान भी उन्हें ही बर्दाश्त करना पड़ता है। लता को ये मुश्किल मुहिम सर होती नज़र ना आई तो खामोश हो गई, लेकिन दिल ही दिल में उन्हें ये बात कुछ बाई नहीं, और इसका बरमला ज़ार जैसे हुआ उसकी एक झलक आप देख चुके हैं। एक दिन मुकेश अपनी गाड़ी में बिठाकर लता को मरीन ड्राइवर ले गए और कहने लगे, दीदी रफ़ी साहब बहुत सीधे इंसान हैं, जो बात दिल में हो वही ज़ुबान पर होती है। असल मसला बाकी लोगों का है, जिनकी गडरू हमारे सामने कुछ और प्रोड्यूसरों के सामने कुछ और हो जाती है। लता ने कहा, इसका एक ही हल है कि सब लोग बुला लिए जाएं, एक जगह पर बैठकर फैसला कर लिया जाए, सबके साइन करवा लिए जाएं। साथ ही लता ने मुकेश के ज़िम्मे लगा दिया, आपने सबको इकट्ठा करें। मुतलका दिन तलत महमूद, मुकेश, गीता दत्त, रफ़ी और लता एक जगह पर सर जोड़कर बैठ गए ताकि फ़ैसला हो क्या करना है। रफ़ी साहब ने दोबारा अपना पुराना मौक़िफ़ दोहराया तो लता ने कहा, ऐसे कैसे, क्या पता कब तक हम ऐसे गा सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स तो हमेशा बिकते रहेंगे, इसलिए हमारे पास एक महफूज ज़रिया आमदन होना चाहिए। रफ़ी साहब ने कहा, ठीक है, जैसे महारानी कहती हैं वही कर लीजिए। लता के लिए महारानी का लफ्ज़ पहले भी इस्तेमाल होता था, लेकिन इस लम्हे की नज़ाकत और शायद रफ़ी साहब के लहजे की सबब लता बिगड़ गई। बोली, मैं महारानी हूँ तो आप कौन होते हैं मुझे ऐसे कहने वाले। रफ़ी ने कहा, मैं आइंदा आपके साथ नहीं गाऊँगा। लता ने पलट कर जवाब दिया, आप क्या, मैं ही आपके साथ नहीं गाने वाली। इजलास इस तलख अंदाज में ख़त्म हुआ। लता ने पहला काम यह किया कि तमाम मौसीकारों को फ़ोन करके बताया कि आइंदा वो रफ़ी साहब के साथ कोई गीत रिकॉर्ड नहीं करवाएंगी। इस तरह दोनों ने 3 बरस तक एक साथ कोई गीत ना गाया। बम्बे की फिल्म नगरी में अगर किसी शायर का तांता था तो वो थे साहर लुधियानवी, अगर किसी मौसीकार ने कज रवि नभाई तो वो थे ओपी नैयर, और गुलकारों में ये दोस्त लता जी की शान थी। अलबत्ता साहर और नैयर के बरक्स लता के गुस्से की आंच हल्की होते ही मुफाहमत पर आमादा हो जाया करती थी। दूसरी तरफ
रफ़ी साहब जैसा शांत और मासूम शख्स पूरी फिल्म इंडस्ट्री का शायद बम्बे की गलियों में भी कम कम मिले। अपनी उजली मुस्कुराहट जैसे मन के उजले रफ़ी साहब तहम्मुल, इनकिसार और सादगी का मुजस्मा थे। लेकिन जब बात गुलकारी की होती तो मोहम्मद रफ़ी लता समेत किसी भी दूसरे गुलकार से कम न थे। अगर लता इस वक्त पहले नंबर की गुलकारा थी तो रफ़ी भी पहले नंबर पर थे। अगर लता 5,000 फीस ले रही थी तो रफ़ी साहब इतने ही पैसे ले रहे थे। लता ने 1949 में राज कपूर की फिल्म बरसात में ऐसे सुरीले गीतों की बरसात की थी कि हर तरफ राजकुमारी, सरैया, गीता दत्त, मुबारक बेगम, शमशाद बेगम जैसी तमाम आवाज़ों के नक्श मदम पड़ गए थे। मंजरनामे पर एक ही आवाज़ थी और वो थी लता मंगेशकर। रफ़ी को तलत और मुकेश का दो तरफा चैलेंज दरपेश था। मजीद 3 साल बाद ये तीनों गुलकार गला जमा रहे हैं, लेकिन विजय भट्ट की फिल्म बिजू बावरा में एक ही जज से रफ़ी, मुकेश और तलब महमूद दोनों से इतने आगे निकल गए कि फिर कभी ये दोनों रफ़ी के साए को भी ना छू सके। इस वक्त लता जी 500 रुपये फ़ीस ले रही थी, तब से मोहम्मद रफ़ी ने हमेशा लता के बराबर फ़ीस ली। अब यह कैसे मुमकिन था कि रफ़ी साहब मौज लता की हैसियत नज़र रखते हुए इनके मौक़िफ़ को तस्लीम कर लेते? क्या लता से झगड़े का रफ़ी साहब को नुकसान हुआ? बहुत सारे लोग किशोर की आराधना से उड़ान को रफ़ी लता के तनाज़े के आईने में देखते हैं। ये मौज गलबकोश है जिसके हकीकत से कोई वास्ता नहीं। लता रफ़ी की खटपट 60 के इशरे के इब्तदाई सालों में हुई और उस वक्त रफ़ी मुसलसल बुलंदी की जानब गामज़न रहे। आइए एक नज़र फिल्म फेयर अवार्ड पर डालते हैं। आज फिल्म फेयर अवार्ड की मुमकिन है वो अहमियत ना हो जो 50, 60 और 70 की दहाई में थी। इस वक्त पूरे साल में एक ही अवार्ड होता था जो किसी भी शोबे में इनफरादी बर्तरी साबित करने का बुनियादी हवाला था। फिल्म फेयर ने अपने इब्तदाई 4 सालों में बेहतरीन मौसीकार का अवार्ड तो जारी किया, लेकिन गुलकारों को निस्बत कमतर समझते हुए खामोशी इख्तियार कर ली। बाकी तो मुमकिन ऐसे ही चलते रहते, लेकिन लता तो लता थी। फिल्म फेयर की एक तकरीर में लता ने यह कहकर गाने से इनकार कर दिया कि जब तक गुलकारों के लिए इस अवार्ड का इजरा नहीं किया जाता मैं नहीं गाने वाली। ये बात मान ली गई तो लता ने यकीनी बनाया कि पहले हकदार मैं होंगी। अगले बरस सलसल चौधरी को मधुमती के लिए बेहतरीन मौसीकार और लता को इसी फिल्म के एक गीत आ जा रे परदेसी पर बेहतरीन गुलकारा का एजाज से नवाजा गया। 1960 में शंकर जयकिशन ने मौसीकी के बजाय ताल्लुकात पर इंसार करते हुए फिल्म नारी के नहायत आमियाना म्यूज़िक पर बेहतरीन मौसीकार का फिल्म फेयर बटोर लिया। इसके मद्दे मुकाबल एस.टी. बर्मन की सुजाता की धुनें हर एतबार से बहुत बेहतर थी। सुजाता के गीत जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए पर तलत महमूद को बेहतरीन गुलकार का अवार्ड मिलना यकीनी था। लेकिन गोलमाल है भाई, पैकेज डील के नतीजे में बेहतरीन गुलकार का फिल्म फेयर मुकेश को जिस गीत पर दिया गया, मुमकिन है आप सर पीट लें, सब कुछ सीखा है हमने न सीखी होशियारी। 2 साल फिल्म फेयर से महरूमी का ज़ाला रफ़ी 2 साल की मुसलसल जी से ही कर सकते थे और उन्हें यह कह के दिखाया 14वीं का चांद हो या आफ्ताब और तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी के नज़र ना लगे। इन दोनों गीतों पर रफ़ी साहब को 1961 और 1962 में बेहतरीन गुलकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1963 में लता की फिल्म 20 साल के गीत कहीं दीप चले कहीं दिल। 1964 में महेंद्र कपूर को चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। 1965 में रफ़ी को चाहूँगा मैं तुझसे साजन सवेरे। 1966 में लता को तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरे पूजा और 1967 में रफ़ी को बहारों फूल बरसाओ पर फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म फेयर के इब्तदाई 9 सालों में जब लता रफ़ी के दरमियान मुकाबले की फिजा तलखी से बढ़ी हुई थी, उस वक्त रफ़ी ने 4 जबकि लता ने 3 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। इसका मतलब रफ़ी की बर्तरी से ज़्यादा ये साबित करना है कि लता से मुकाबले और बोलचाल बंद होने से रफ़ी साहब को ज़्यादा बराबर फ़र्क नहीं पड़ा। तो क्या लता को पड़ा? हरगिज़ नहीं। ये कहना कि रफ़ी को साजिश के जरिए पीछे धकेल कर किशोर को आगे लाया गया और लता भी इसमें शरीक थी, अहम काना बात है। फिर वो क्या बात थी जिसके सबब रफ़ी साहब को 1970 के अरसे में एक दर्जा नीचे उतरकर किशोर के लिए जगह खाली पड़ी? आइए रफ़ी लता की 16 उसके बाद पहले रिकॉर्ड होने वाले गीत चलते हैं, मुमकिन है जवाब मिल जाए। जिन 3 सालों में रफ़ी लता ने एक साथ सुर से सुर नहीं मिलाए, इनमें समन कल्याणपुर और महेंद्र कपूर की खूब लाटरी निकली। रफ़ी या लता में से 2 गाने के लिए एक को लिया जाता, दूसरे की जगह सिमन या महेंद्र पर पुर करते। जब शंकर जयकिशन पलकों की छाव में नामी एक फिल्म की मौसीकी तरतीब दे रहे थे तो जय किशन ने लता जी से कहा ये गीत आपके साथ रफ़ी साहब गाते तो मज़ा आ जाता। लता ने कहा बुला लीजिए इन्हें। जय किशन ने कहा वाकई आप मिलकर गाने को तैयार हैं? जय किशन बागम बाग रफ़ी साहब के घर पहुंचे और उनसे हाथ जोड़ के विनती की। रफ़ी साहब ने दूसरी बात किए बगैर रजामंदी ज़ाहिर कर दी। इस तरह तनाज़े के बाद ये पहला गीत रिकॉर्ड हुआ। क्या आप ये गीत सुनना चाहते हैं? तो सुनिए कि यह गीत कभी मंजर आम पर ना आ सका क्योंकि यह फिल्म अधूरी रह गई और गीत वक्त की गिरद में गुम हो गया। जब इस बात का पता एस.टी. बर्मन को चला तो उन्होंने जीवल थीफ के 1-2 गाने दिल पुकारे आ रे आ के लिए दोनों एक साथ ला खड़ा किया। दादा बरहम ने इसी फिल्म के अगले गीत आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे के लिए लता के साथ रफ़ी के बजाय किशोर को खड़ा कर दिया। मुमकिन है आप इसे एस.डी. बर्मन की अपने हम वतन बंगाली किशोर के लिए पोशीदा मोहब्बत का करार दें, लेकिन इससे पहले एक बार लता रफ़ी का ये गीत सुन लीजिए। क्या ये वही मोहम्मद रफ़ी गा रहे हैं जिन्होंने दादा बरहमन
के लिए 2 साल पहले गाइड में क्या से क्या हो गया, तेरे मेरे सपने और दिन ढल जाए जैसे गीत गाए थे। क्या दिल पुकारे में वैसी चाशनी, नरमी, ख्वाब और फजा का कहीं शायबा तक मौजूद है। बात यह नहीं कि रफ़ी ने इससे पहले और इसके बाद कैसे कैसे शाहकार गीत गाए, बल्कि हर गीत बिलखसूस जब संगीतकार एस टी बरहम जैसा हो तो 100% रचाओ और सुपुर्दगी मांगता है। लता रफ़ी के दरमियान बोलचाल अभी बहाल नहीं हुई थी, लेकिन गीत रिकॉर्ड होने शुरू हो चुके थे। 1967 ही में जब एस टी बरहम नाइट का एहतमाम किया गया तो नरगिस ने लता रफ़ी को आमने सामने ला खड़ा किया। इस तरह बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। इस रात जब दोनों ने स्टेज पर दिल पुकारे आ रे यार मिलकर गाया तो सामीन 3 साल बाद ये मीठी आवाज़ें एक साथ सुनकर झूमने लगे। अगर आप भी झूमना चाहें तो लता रफ़ी के 10 बेहतरीन गाने ज़रूर सुनिए। सुन मेरे साजना, तेरे बिन सोने नैन मेरे, तेरी आंखों में प्यार मैंने देख लिया, बार बार तुझे क्या समझाए पायल की छनकार, कोहो कोहो बोले लाके छूटे ना अब तो सनम, तुम तो प्यार हो सजना, तू गंगा की मौज, जीवन में पिया तेरा साथ रहे, दुनिया में नहीं कोई यार।